तो चलिए अब जरा देंगे ध्यान। देखें, आ, अपन ने बेटा अभी तक जो बात की, हमने कहा कि हमारे पास वन पेयर ऑफ लंग्स है। फिर अपन ने कहा कि लंग्स कहां से, प्राइमरी ब्रोंकी से लेकर के एल्वियोलाई तक की जो पूरी स्ट्रक्चर है उसे मिला करके अपन क्या बोलते हैं, लंग्स कहा जाता है। फिर हमने कहा कि एक्सचेंज जो कंडक्शन पार्ट है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फिर नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर, इंटरनल नोस्ट्रिल, फिर उसके बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, इसके बाद प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और फिर एल्वियोलाई। इतनी चीजें हैं अपने पास। फिर अपन ने कहा कि लंग्स के अराउंड डबल वॉल्ड प्लूरा है। ये प्लूरा क्या करता है कि अपन ने कहा कि बीच में कैविटी है जिसका नाम है प्लूरल कैविटी, इसमें भरा है एक फ्लूइड जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। इसने एक तो फ्रिक्शन कम किया, दूसरा अपन ने कहा कि एक निगेटिव प्रेशर मेंटेन करता है। अब यहां बात आती है एनसीईआरटी की एक लाइन की। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ये जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज नेसेसरी। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के लिए कहा गया कि ये क्या बच्चे, नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है? तो एनसीईआरटी कहती है कि नेसेसरी इसलिए है एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो कहा कि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। ऑल्टर करने का मतलब क्या हुआ, सेम बनाए रखना कि बदलना, बदलना। तो ये जो लाइन है इसको जरा अपन समझेंगे। देखिए, अपने को पता है बेटा कि अगर ब्रीदिंग करनी है तो उसके लिए हमें अपने पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करना है। सिंपल सी बात है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, एयर अंदर आएगी। लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एयर बाहर जाएगी। पर वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए आपको लंग्स की वॉल में मसल्स चाहिए, और लंग्स की वॉल में मसल्स होती नहीं है। यानी कि क्या हम डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हैं? नहीं। यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि अगर हम आपके लंग्स को बॉडी से निकाल के बाहर रख दें और हम इसे ट्रैकिया से जुड़ा रहने दें, तो क्या इस लंग्स के अंदर ब्रीदिंग होगी? नहीं। वहीं पे हमने कहा कि अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम तो चेंज करना है, हम डायरेक्टली कर नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। हमने एनाटॉमिकल सेटअप ऐसा बनाया है कि हमारी थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम में जो भी चेंज होगा वो चेंज रिफ्लेक्ट कहां होगा, लंग्स के अंदर। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, और थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर घटा तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। तो यानी कि समझिएगा, क्या हम पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हैं, हाँ या ना? क्या हम पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हैं? यस। क्या हम डायरेक्टली ऑल्टर कर सकते हैं? नहीं। हम कैसे ऑल्टर करते हैं, इनडायरेक्टली ऑल्टर करते हैं। हम ऑल्टर कर सकते हैं, पर हम जो ऑल्टर करते हैं वो प्रोसेस डायरेक्ट ना हो करके कैसे, ये बच्चे, इनडायरेक्ट है। अब इसके बाद एनसीईआरटी यहां बात करती है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, कि रेस्पिरेशन के अंदर स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो इन स्टेप्स को एक बार जरा देखेंगे। तो देखें, जब अपन बात करेंगे स्टेप्स के बारे में, तो हमने कहा कि ये हमारे पास बच्चे हो गया एल्वियोलाई। सबसे पहले ये क्या है, एल्वियोलाई है। इधर हमने बनाया अपना हार्ट, और हमारे हार्ट में एज वी ऑल नो कितने चैम्बर होते हैं बेटा, चार। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। बताएंगे ये वाला जो चैम्बर है ये कौन सा है, ये वाला राइट एट्रिया की वेंट्रिकल। कैसे देखा, तो अपन ने कहा कि इधर राइट, ऊपर की तरफ एट्रिया होते हैं, नीचे वेंट्रिकल होते हैं। तो आपने कहा कि ये चैम्बर कहा गया राइट एट्रिया, ये हुआ लेफ्ट एट्रिया, ये है राइट वेंट्रिकल, एंड दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो बच्चों, अपन जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या बाहर आता है, एओर्टा। एओर्टा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में
टिश्यू के पास जाकर के कैपिलरी बनाएगा, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज के बाद अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी वेना केवा और कहां पहुंचाएगी? राइट एट्रिया के पास। यहां से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पहुंचा? एल्वियोलाई के पास यानी कि लंग्स के पास। फिर से कैपिलरी बनी, कैपिलरीज ने कंबाइन किया और इनके कंबाइन करने पर अब बन गई वेन, और ये वेन आकर के ओपन कहां होती है? लेफ्ट एट्रिया में, जहां से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो बच्चे इतनी बात अपने को समझ में आती है ना? देखें कौन कौन से स्टेप्स होंगे। सबसे प्राइमरी काम कि अगर आपको गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करना है तो आपको एटमॉस्फेयर से एयर अपने एल्वियोलाई तक लानी है। पहला काम क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर से एयर कहां तक लेकर के आए? एल्वियोलाई तक। यानी कि जब अपन सांस लेते हैं तो हम एटमॉस्फेरिक एयर को खींच के अपने एल्वियोलाई तक पहुंचा रहे हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर को हम कहां भेज रहे हैं? बाहर। तो पहला काम हुआ कि हमें एल्वियोलाई तक एयर पहुंचानी है और एल्वियोलाई से एयर को बाहर लेकर के जाना है, और इसी काम को क्या कहा जाता है? ब्रीदिंग। तो इसी फंक्शन को बच्चे अपन क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। क्या पूरे रेस्पिरेशन के अंदर स्टेप नंबर 1 नहीं हुआ ब्रीदिंग? सबसे पहला काम क्या है? ब्रीदिंग करनी है। अब ये एयर जब यहां आ गई, फिर आप देखिए यहां से ऑक्सीजन जाने वाली है ब्लड में, ऑक्सीजन कहां गई? ब्लड में। और यहां से जो CO2 है वो कहां जाती है? एल्वियोलाई के पास। यानी कि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? विनिमय। जब आपने कुछ दिया और बदले में आपको कुछ मिला। जैसे कि जो बच्चे अगर जो है गांव से होंगे तो शायद अब की एज में आप उतना कोरिलेट ना कर पाए। पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग जब गांव जाते थे तो घर में जैसे बाबा वगैरह जो भी बड़े होते थे, तो घर में खेत से जैसे मान लो गेहूं सरसों जो भी आई, वो एक बड़े बड़े कमरे में स्टोर करके रखते थे। अब गांव में गर्मियों की छुट्टी में जाते थे, बर्फ बेचने वाला आता था, तो अब सब बर्फ चाहिए। तो उस टाइम पे गांव में पैसे नहीं होते थे। क्या होता था कि उसको एक कटोरी भर के गेहूं दे आओ और वो बदले में आपको एक बर्फ दे देगा। तो वो क्या हुआ? विनिमय है ना, इसको क्या बोलते हैं? विनिमय। पहले यही विनिमय प्रणाली चला करती थी, पैसे वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती थी। तो ऐसे ही यहां पे क्या किया इसने? इसने इसको एक कटोरी भर के गेहूं दिया, इसने इसको बर्फ पकड़ा दी। तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज है ना। किस किस के बीच हुआ? तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। किसके बीच हुआ? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। तो आपने कहा कि अगला स्टेप हो गया गैसियस एक्सचेंज, एंड दिस गैसियस एक्सचेंज इज बिटवीन, किसके बीच में? तो अपन ने कहा कि ये होता है बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। किसके बीच में है? एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैसियस एक्सचेंज हुआ। नाउ अब क्या हुआ कि गैसेस यहां ब्लड के पास आ गई। अब ब्लड को इसे कहां पहुंचाना है? टिश्यू के पास। यानी कि क्या गैस गैस को लेकर के ये ब्लड टिश्यू के पास जाएगा? जाएगा ना। यानी कि ब्लड गैसेस का क्या कर रहा है बेटा? ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। ब्लड ने क्या किया? गैसेस का ट्रांसपोर्ट किया। तो हमने कहा कि स्टेप नंबर 3 होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। तो ब्लड अब यहां गैसेस का क्या करने वाला है? ट्रांसपोर्ट। तो अपन ने कहा कि ब्लड करेगा गैसेस का ट्रांसपोर्ट। अब इसी ट्रांसपोर्ट में मुझे आप बच्चे बताएंगे सबसे पहले कि ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल का नाम क्या है? ध्यान से देख पा रहे हैं इसका नाम? नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी की वेन। पल्मोनरी आर्टरी की वेन। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कैसा है? ऑक्सी की डीऑक्सी? डीऑक्सी ब्लड है। तो ये ब्लड वेसल जो है इसका नाम हो गया बेटा पल्मोनरी आर्टरी। और ये कौन सी हुई? पल्मोनरी वेन। इधर ये आपका यहां पर क्या हो गया? एओर्टा। यहां से ब्लड कौन लेकर के जाता है? एओर्टा ब्लड लेकर के जाता है। और ब्लड लेकर के कौन आएगा? तो आपने कहा वेना केवा यहां ब्लड लेकर के आएगी। तो वेना केवा यहां ब्लड लेकर के वापस आ रही है। तो तीसरा काम हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस
बाय ब्लड। अब इधर आपके पास यहां पे ये है टिश्यू, ये क्या बेटा, टिश्यू है जिसके अंदर सारी कैटाबॉलिक एक्टिविटी चलती हैं, और ये जो टिश्यू है ये सेल से मिलकर के बना है। अब आगे क्या होने वाला है, दैट देयर विल बी ए गैसियस एक्सचेंज, और इस एक्सचेंज में अब यहां से ऑक्सीजन किसको मिलेगा, टिश्यू को, और CO2 अब किसे मिलेगी। ऐसे समझते हैं कि मान लो दुनिया में पैसे नाम की कोई चीज है ही नहीं, वही विनिमय प्रणाली चल रही है। तो मैंने बर्फ बेचने वाले को गेहूं दिया, गेहूं को मैं मान लेता हूं कि ये ऑक्सीजन थी, तो मैंने उसे ऑक्सीजन दी। उसने क्या किया, बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुझे दी, विनिमय हुआ। अब शाम को अपनी पूरी बर्फ बेच के वो अगले दिन फिर अपना काम करने निकलेगा। तो पहले फैक्ट्री जाएगा ना जहां से बर्फ लानी है, वहां फैक्ट्री पे जाके उसने यहां से जितना भी गेहूं इकट्ठा किया वो गेहूं उसे दे करके आएगा, और फिर उससे बर्फ लेके आएगा। यानी कि उसने पहले क्या किया, ऑक्सीजन मुझसे रिसीव की, फिर आगे उसने ऑक्सीजन डिलीवर करी, वहां से उसने कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करी, और यहां कार्बन डाइऑक्साइड ला करके डिलीवर करी। तो उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया ना। तो अगला आपने कहा देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब गैसियस एक्सचेंज होगा, और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बीच में होगा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है ब्लड और टिश्यू के बीच। सो नाउ दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो अब बच्चे ब्लड और टिश्यू के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। तो यहां देखिए 1 ये था, 2 ये हुआ, स्टेप नंबर 3 ये है, स्टेप नंबर 4 ये हो गया, और स्टेप नंबर 5 आपका आता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे बॉटनी के अंदर। जगदीप सर आपको पढ़ाएंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, अंदर ग्लाइकोलाइसिस कैसे होगा, क्रेब्स साइकिल कैसे है, ETS कैसे ऑपरेट होगा, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। पर अभी हम जूलॉजी में जो बात करेंगे वो हम यहां तक स्टेप नंबर 1 से लेकर के स्टेप नंबर 4 तक बात करेंगे। तो जो टोटल 5 स्टेप हैं, क्या इन पांचों स्टेप को अगर हमसे कहा जाए सीक्वेंशियली अरेंज करने को, तो हम सीक्वेंशियली अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, फिर उसके बाद किस किस के बीच, एल्व्यूलाई और ब्लड के बीच, फिर आगे गैसेस का क्या करना है, ट्रांसपोर्ट, फिर अब एक्सचेंज किस किस के बीच, ब्लड और टिश्यू के बीच, और पांचवें स्टेप के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बोलो पांचों स्टेप समझ में आते हैं, लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अच्छा, नॉट रह गया इधर। थोरेसिक कैविटी के बारे में आपने कहा कि एयर टाइट चैम्बर है, ठीक। एयर टाइट चैम्बर क्यों है, ये इसलिए है कि लेट्स से ये बेटा थोरेसिक कैविटी है। देखो इसको अपन बात करें कि ये इतना अपना थोरेसिक कैविटी, ठीक, यहां पे आर्म है, इस जगह से कोई लेना देना है ही नहीं, इतना अपना थोरेसिक कैविटी है। यहां इस थोरेसिक कैविटी में बच्चे एयर आई, एयर आई ना, पर ये जो एयर है वो एयर किसके अंदर गई, लंग्स में, ठीक। वेयर इज थोरेसिक कैविटी, सो थोरेसिक कैविटी तो ये है ना, क्या यहां एयर जाती है, नहीं गई ना। तो ये कैसा हुआ, एयर टाइट चैम्बर। जैसे हमारे घर में सामान रखने के कुछ बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस पे लिखा होता है एयर टाइट बॉक्स। एयर टाइट का मतलब है कि उसके अंदर अगर आप कुछ सामान रखेंगे तो मॉइस्ट नहीं होगा, गीला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं जा सकती। तो ऐसे ही यहां जो एयर जा रही है, वो एयर बच्चे यहां जा रही है ना, एयर यहां पे नहीं पहुंचती,
यहां ना पहुंचने की वजह से आपने थोरेसिक कैविटी को क्या कहा? एयर टाइट चैम्बर कहा है। आगे बढ़ें। हाँ बेटा, अभी हम बात करेंगे, जैसे ब्रीदिंग की बात करते हैं ना, फिर इस स्टेप पे आएंगे। पीडीएफ आ रहा है कि नहीं? तो काय फोटो खींच रहे हो? अपने फोन की बैटरी बर्बाद कर रहे हो। कंडक्शन पार्ट से होकर के बच्चे जब एयर पास करेगी, तो इट डजंट मैटर कि वॉट एवर द टेम्परेचर ऑफ एयर वॉज, जो भी एयर का टेम्परेचर होगा वो कंडक्शन पार्ट के बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की थी कि लेट्स से ट्यूब है, इस ट्यूब का अपना एक टेम्परेचर है, जैसे मान लेते हैं 25 डिग्री है। आपने ये एक लंबी सी ट्यूब है, इस ट्यूब से होकर के जब एयर पास कराई, तो इस एयर का टेम्परेचर जो भी हो, यहां से जब एयर बाहर निकलेगी तो एयर का टेम्परेचर कितना रहेगा? तो इस एयर का टेम्परेचर 25 हो जाएगा। जैसे हमारे घर में एसी लगा है, एसी में जो इंडोर यूनिट है, वो इंडोर यूनिट जो एयर खींचती है, उस एयर का टेम्परेचर जो भी हो, ठीक, जैसे मान लेते हैं रूम का टेम्परेचर 35 है, 40 है, 45 है, वट एवर इज पे लगा रखा है। तो जब वहां से ब्लोअर से एयर निकलेगी तो इस एयर का टेम्परेचर कितना होगा? 20। क्यों? क्योंकि वहां पे जो कूलिंग कॉइल की फिन्स थी, फिन्स का टेम्परेचर कितना है? 20 है। तो इसलिए क्या कहा कि जो कंडक्शन पार्ट है वो एयर को किस पे लेके आता है? बॉडी टेम्परेचर पे। अब अगर वो फिन्स का टेम्परेचर हम 37 रखते, तो चाहे अब वहां एयर 10 डिग्री की जाए, बाहर आएगी तो उसका टेम्परेचर तो 37 ही होगा। बेटा समय पे आने की कोशिश। आगे बढ़े। देखिए, अब बच्चे अपने को बात करनी है एक बहुत आसान से टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ब्रीदिंग या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, हम सांस लेते कैसे हैं। अब देखिए, जब हम बेटा ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के अंदर कितने स्टेप होते हैं? दो। सांस लो जोर से, फिर छोड़िए, फिर से सांस लीजिए, फिर से सांस छोड़िए। जब सांस ली तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनहेलेशन। क्या नाम देंगे? इनहेलेशन। क्या इनहेलेशन के लिए और कोई शब्द हमारे पास है? क्या कहा जाता है? इंस्पायरेशन। तो इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहा जाता है। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन के अंदर एटमॉस्फेरिक एयर कहां जा रही है? लंग्स में। दूसरा स्टेप कहा जाता है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन का मतलब हुआ कि लंग्स की एयर कहां गई? एटमॉस्फेयर में। इसको और क्या कहा जाता है? एक्सपायरेशन। क्या कहा जाता है? एक्सपायरेशन कहते हैं। अब यहां समझिए, अगर एक हमारे पास चैम्बर है जिसके अंदर एयर का प्रेशर 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, दूसरा चैम्बर है जिसमें एयर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, अगर इन दोनों चैम्बर्स को जोड़ दिया जाए तो एयर कहां से कहां जाएगी? 50 से 100 की 100 से 50? एक चैम्बर का प्रेशर 50, दूसरे का 100, दोनों चैम्बर को जोड़ा, एयर कहां जाएगी? 50 से 100 की 100 से 50? 100 से 50। यानी कि एयर अपने हाई प्रेशर से लो जाती है कि लो से हाई? हाई से लो की तरफ जाती है। अब देखिए, आपसे कहा जाता है कि खुद बदलो दुनिया बदलेगी, कहा जाता है खुद को अगर हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी।
तो क्या हम दुनिया का प्रेशर बदल सकते हैं? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल सकते हैं? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से कम ज्यादा होगा सी लेवल पर? नहीं ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से कम ज्यादा नहीं होने वाला। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 से कम ज्यादा नहीं होने वाला, तो अब उस कंडीशन में आप देखें, आपके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि आप अपना खुद का वॉल्यूम बदलें। और ये चीज आपको बताती है कि दुनिया में परिवर्तन नहीं लाए जाते, परिवर्तन खुद में लाए जाते हैं। ठीक। अब क्या करना है कि अगर हम एनी हाउ अपने लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम कर दें, तो अपने आप एटमॉस्फेरिक एयर भाग के हमारे लंग्स में आ जाएगी कि नहीं? अगर हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम है, तो एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर आएगी या नहीं? अगर हमारे लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा है, तो एयर लंग्स से एटमॉस्फेयर में जाएगी या नहीं? यानी कि अगर पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो क्या होता है? एक्सेलेशन। बोलो, बात समझ में आई? अगर ये पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो क्या होगा? अगर पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, तो और कम तो इनहेलेशन। अब ध्यान दो, प्रेशर बदलना है। प्रेशर बदलने का तरीका क्या है? कैसे बदलेंगे प्रेशर? तो प्रेशर बदलने का सबसे आसान तरीका है कि आप वॉल्यूम को बदल दें। क्या बदलें? वॉल्यूम। बोलो, प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा? डायरेक्ट जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली? रिलेशन कैसा? इनवर्स। यानी कि वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर, और अगर वॉल्यूम घटा तो प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, और अगर वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां हमें क्या करना है? अपने लंग्स के वॉल्यूम को चेंज करना है। यहां पर आप देखिए क्या कहा गया कि हम डायरेक्टली अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते। जो हमने कहा कि हमारे अंदर लंग्स के वॉल में कोई ऐसी मसल नहीं पाई जाती जो कि डायरेक्टली इस वॉल्यूम को चेंज करे। अब अगर कोई डायरेक्टली नहीं कर रहा है, तो भाई इनडायरेक्टली करने का कोई ना कोई तरीका आपको चाहिए। अब इनडायरेक्टली कैसे किया जाएगा? तो हम क्या करेंगे? हम अपने थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को बदलेंगे। थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में जो भी चेंज आएगा, द सेम चेंज वुड बी रिफ्लेक्टेड इन लंग्स। ठीक। अपने चेस्ट पे हाथ रखो, जोर से सांस लो। क्या इनहेलेशन हुआ? क्या इस समय आपके लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा? क्या इस समय थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा? यानी कि हम चीजों को अरेंज कैसे करेंगे? पहले क्या हुआ? पहले इनहेलेशन हुआ, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, या थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा? पहले वॉल्यूम किसका बढ़ा? थोरेसिक कैविटी का। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इनहेलेशन हुआ। या फिर कहें, पहले थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स में एयर प्रेशर कम हुआ, और अब यहां इनहेलेशन हुआ। तो पूरी कहानी कितने स्टेप में चली? 4। पहले स्टेप में थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, अब लंग्स का वॉल्यूम, लंग्स के अंदर एयर प्रेशर, और अब इनहेलेशन हुआ। अब क्या हुआ? इनहेलेशन हुआ। तो हमने यहां पे कहा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको लंग्स का वॉल्यूम बदलना है, और बदलने के लिए आपके पास कोई मसल है नहीं। तो अब जो मसल लंग्स में नहीं है, वो काम कौन करेगा? थोरेसिक कैविटी। अब ये थोरेसिक कैविटी जो काम करने वाली है, इसको बच्चे अगर हम समझें, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी थोरेसिक कैविटी आखिर होती क्या चीज है। तो अगर हम अपनी थोरेसिक कैविटी को समझें, तो हमने कहा कि ये एक पर्सन है। ठीक। अब इस पर्सन में यहां पर देखो बेटा, इधर क्या होगा कि यहां पे डायफ्राम है। ये क्या हो गया? डायफ्राम, जो यहां पे मौजूद है। इधर यहां ऊपर की तरफ आपने कहा कि या इसके अंदर ट्रेकिया, जो आगे चल के डिवाइड किया, प्राइमरी ब्रोंकी बने, और ये जो प्राइमरी ब्रोंकी है,
ये आगे जाकर के यहां पे लंग्स आ गए। तो आपने कहा कि लंग्स हो गए, यानी कि अब क्या होगा, आपको क्या करना है, इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना है, लंग्स का वॉल्यूम अपने आप बढ़ जाएगा। अब यहां देखिए, हम बात करें कौन कौन सी मसल्स होती हैं जो यहां पे काम करती हैं, तो आपने को पहले यहां पे बात करनी है ब्रीदिंग से रिलेटेड मसल्स के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मसल्स ऑफ ब्रीदिंग, कि भाई ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं, उन मसल्स को एक बार देखा जाए। तो यहां पर ब्रीदिंग में इन्वॉल्व मसल होती हैं दो। पहली मसल का नाम है डायफ्राम। पहली मसल कौन सी है बेटा? डायफ्राम। बोलो, क्या डायफ्राम मैमेलियन कैरेक्टर है? यस, मैमल्स के अंदर ही पाया जाता है डायफ्राम। और ये जो डायफ्राम है, इसकी मसल्स को या तो आप डायफ्रेगमिक मसल नाम देते हैं, या फिर इसे कहा जाता है फ्रेनिक मसल, या फिर क्या बोलते हैं बेटा? फ्रेनिक मसल्स कहा जाता है। अब ये डायफ्राम को समझना कि डायफ्राम का अरेंजमेंट क्या है। ये डायफ्राम आपकी 12 नंबर के थोरेसिक वर्टिब्रा से पीछे जुड़ा है। किससे जुड़ा? 12वें नंबर के थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ा, सबसे लास्ट रिब से जुड़ा, इधर एकदम किनारे तक यहां जुड़ा हुआ है, और यहां आगे आकर के स्टर्नम के नीचे वाले हिस्से से जुड़ा है। मतलब कि डायफ्राम आपके अंदर यहां से लेकर के पीछे तक फैला हुआ है, और यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है। पूरे में ये डायफ्राम फैला हुआ है, ठीक। यानी कि डायफ्राम यहां थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, और पीछे की तरफ जब जाएगा तो डायफ्राम थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा होता है। ये डायफ्राम का अरेंजमेंट है। तो डायफ्राम क्या है कि चारों तरफ जुड़ा हुआ है। और डायफ्राम में जो मसल्स पाई जाती हैं, ये मसल होती है बेटा रेडियल मसल। कैसी मसल है? रेडियल। समझिएगा, डायफ्राम की जो मसल है ना, इसके अरेंजमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं कि डायफ्राम की मसल कैसे अरेंज होती है, तो आप देखो, डायफ्राम की मसल एक ये है, ये बेटा एक मसल है डायफ्राम की। दूसरी मसल ये है, तीसरी मसल इधर बाहर की तरफ आ रही है, फिर एक चौथी मसल ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। मतलब पूरे डायफ्राम में लगभग आप मान लो सेंटर की एक पोजीशन, सेंटर की पोजीशन से मसल इधर भी गई है, आगे भी है, पीछे भी है, और इधर भी है। तो ये जो मसल है, क्योंकि एक सेंटर से बाहर की तरफ जा रही है, तो ऐसी मसल्स को हम बोलते हैं रेडियल मसल। क्या कहा जाता है? रेडियल मसल्स कहते हैं। अब ये जो डायफ्राम की मसल्स हैं, इनके बारे में आप देखिए, ये फ्रेनिक मसल, अब इनके अंदर दो काम होने वाले हैं। एक तो आपने कहा कि यहां कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक तो बच्चे क्या होगा? कॉन्ट्रेक्शन। और दूसरा यहां होता है रिलैक्सेशन। जब ये कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो मुझे सोच के बताएंगे डायफ्राम का साइज छोटा होगा कि बढ़ेगा? डायफ्राम का साइज छोटा कि बढ़ेगा? समझना, डायफ्राम को अब हम यहां से देखते हैं, ठीक। जब यहां से हमने देखा, तो मैंने कहा कि डायफ्राम कुछ ऐसे दिखेगा। हम कौन सा व्यू देख रहे हैं? ध्यान देंगे नीचे से। यहां से जब हमने देखा, तो मैंने आपको बच्चे मसल का अरेंजमेंट बताया कि सेंटर से इधर, यहां, यहां, इधर, ऐसे करके ये डायफ्राम की मसल लगी हैं। अभी मान लो रिलैक्स्ड कंडीशन में, अगर मैं मान लूं कि मसल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। कितनी है मसल की लंबाई? 10। जब कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो मसल की लंबाई घटेगी कि बढ़ेगी? कॉन्ट्रेक्शन में मसल की लंबाई कम होती है कि ज्यादा? कॉन्ट्रेक्शन में लंबाई कम कि ज्यादा? कम होने वाली है। यानी कि जब अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो कॉन्ट्रेक्शन के टाइम यही 10 सेंटीमीटर घट के क्या रह जाएगा? 8। इसका मतलब है रिलैक्स टाइम पर अगर यहां से यहां तक ये डायमीटर अगर 20 था, तो अब कॉन्ट्रेक्शन के बाद यही जो डायमीटर है, ये घट के कितना रहने वाला है? 16। कितना रह जाएगा? 16। अब यहां पर इसकी वजह से होता क्या है कि जब कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो उस टाइम पर जो डायफ्राम है ये हो जाएगा फ्लैट। उस टाइम पर बच्चे डायफ्राम क्या होने वाला है? फ्लैट। तो अपन ने कहा कि उस टाइम पर डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जबकि वहीं
जब आप बात करते हैं रिलैक्सेशन के बारे में, तो रिलैक्सेशन के टाइम पर अब ये डायफ्राम हो जाएगा डोम शेप। डायफ्राम क्या हो जाएगा? डोम शेप्ड हो जाता है। तो ये डायफ्राम हो जाएगा अब यहां पर डोम शेप। कब हुआ डोम शेप? जबकि क्या हुआ? रिलैक्सेशन। अब यहां इस बात को समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे आप एक पेज देंगे खाली भरा कैसा भी, एक पेज। अरे कहीं लो, देखो इस बालक ने एक पेज का बलिदान दिया है, ठीक। आगे आने वाली पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। देखो ये अपना डायफ्राम डन। इस डायफ्राम की लंबाई अपन मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। बोल बेटा कितना है? 20। ठीक। डायफ्राम यहां किनारों पे जुड़ा होगा ना, किनारों पे जुड़ा होगा, तो डायफ्राम को किनारों पे जोड़ दें। डायफ्राम को किनारों पे जोड़ा तो डायफ्राम ऐसा है। क्या आपको दिख रहा है कि अभी गुंबद जैसा है? दिख रहा है ना? यानी कि डायफ्राम जब 20 सेंटीमीटर का था तब ये किनारों पे जुड़ा हुआ था, और ये कैसा था? गुंबद के जैसा था। एकदम क्लियर। अब डायफ्राम में हुआ कॉन्ट्रेक्शन। जब कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो लंबाई कम की ज्यादा? अब देखो ये डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से अब डायफ्राम की लंबाई क्या रह गई? कम। पहले कितना था? 20। अब कितना बचा? 16। अब क्या होगा? यही डायफ्राम है। यही डायफ्राम जब यहां पे लगेगा तो अब देखो, अब ये डायफ्राम फ्लैट हुआ कि नहीं? अब कैसा हो गया? फ्लैट। यानी कि जब 20 तब कैसा? डोम शेप। 16 हुआ तो क्या हो गया? फ्लैट। बोलो क्या इतनी बात सबके दिमाग में घुसी कि अगर डायफ्राम रिलैक्स्ड होगा तो डोम शेप होगा, और कॉन्ट्रेक्शन करेगा तो फ्लैट हो जाता है? एकदम क्लियर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए देखें, अब यहां पे हमने कहा कि जब अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो डायफ्राम फ्लैट हुआ, और रिलैक्सेशन होगा तो रिलैक्सेशन के टाइम पर डायफ्राम कैसा हो जाएगा? डोम शेप। तो आपने कहा कि एक पोजीशन तो ये है, और दूसरी पोजीशन बेटा ये है। ये दूसरी पोजीशन हो गई। आपने कहा कि ऊपर वाली पोजीशन में यहां भी डायफ्राम क्या है? रिलैक्स्ड। और नीचे वाली पोजीशन में क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड। बताएं, जब बच्चे ये रिलैक्स से कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में जाएगा तो इसके जाने की वजह से जब डायफ्राम फ्लैट होगा तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी बढ़ा कि घटा? बोलो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी घट गया कि बढ़ गया? घटा कि बढ़ा? बढ़ा। तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हुआ? बढ़ा। अब ये वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो बढ़ा वो किस एक्सिस में बढ़ा वो भी ध्यान देंगे। तो बॉडी में ये वाली साइड क्या है? एंटीरियर। और ये साइड है पोस्टीरियर। कौन से एक्सिस पे चेंज आ रहा है? एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस पर चेंज आता है। तो आपने कहा कि जब यहां कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होगा तो इसकी वजह से देयर विल बी वॉल्यूम चेंज। और वॉल्यूम चेंज किस में आ रहा है? थोरेसिक कैविटी में। वॉल्यूम चेंज किसके अंदर हुआ? थोरेसिक कैविटी में। और कौन से एक्सिस पर हुआ? तो आपने कहा कि ऑन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एक्सिस कौन रहेगा बेटा? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो वॉल्यूम यहां जो चेंज हुआ वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम चेंज होता है। और यहां वॉल्यूम चेंज में जब डायफ्राम कॉन्ट्रेक्शन करता है तब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, और जब रिलैक्सेशन करता है तब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटता है। फिर से कोरिलेट करेंगे। जब तुमने किया था इनहेलेशन तब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा था कि घटा? वॉल्यूम बढ़ा था। मतलब कि तब डायफ्राम में कॉन्ट्रेक्शन किया होगा कि रिलैक्सेशन? यानी कि डायफ्राम तब फ्लैट हुआ कि डोम शेप? जब किया एक्सेलेशन तो डायफ्राम ने क्या किया? रिलैक्स। डायफ्राम का शेप कैसा हुआ? डोम शेप। और इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटा, और एयर गई बाहर। बोलो इतनी बात समझ में आई? डायफ्राम को हम बेटा बोलते हैं कि ये प्राइमरी मसल है ब्रीदिंग की।
डायफ्राम को क्या कहा जाता है कि प्राइमरी मसल है। प्राइमरी मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप बिना डायफ्राम के मूवमेंट के ब्रीदिंग नहीं कर सकते हैं। ब्रीदिंग के लिए डायफ्राम का मूवमेंट होना कंपलसरी है, इसीलिए डायफ्राम को हम क्या बोलते हैं कि प्राइमरी मसल फॉर ब्रीदिंग है। अब यहां देखें बच्चे, डायफ्राम के बाद अब हम बात करते हैं आगे। तो अब बेटा दूसरी जो मसल यहां पर आती है, इस मसल का नाम है इंटरकोस्टल मसल। तो अब यहां कौन सी मसल काम आने वाली है? इंटरकोस्टल मसल काम आएगी। तो आपने कहा कि अगली जो मसल बच्चे काम आती है, इसका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। क्या नाम है? इंटरकोस्टल मसल। इंटर का मतलब बीच में कि अंदर, और कोस्टल मतलब रिब्स। कोस्टल मतलब रिब्स। इंटरकोस्टल मसल कहां पाई जाती है? रिब्स के बीच। हमारे अंदर रिब्स कितनी है? 12 पेयर। अगर 12 पेयर रिब के बीच में इंटरकोस्टल मसल लगानी हो तो कितनी लगेंगी? 11 पेयर। 12 के बीच में अगर लगाएंगे तो मसल कितनी लगी? 11 पेयर। यानी 11 इधर और 11 इधर। अब इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि ये दो दो सेट ऑफ मसल होती है। दो दो जो सेट ऑफ मसल है उनमें से एक मसल यहां बाहर की तरफ होगी और एक मसल रिब्स पे अंदर की तरफ होगी। एक यहां बाहर और एक कहां? अंदर की तरफ लगी होगी। जो बाहर लगी है उसको मैं नाम क्या दूं? एक्सटर्नल या इंटरनल? और अंदर वाले को? बाहर वाले का नाम एक्सटर्नल, अंदर वाले का नाम इंटरनल। कुछ लोगों के केस में कहा जाता है यथा नाम तथा गुण। कभी सुना है? तुम लोगों ने एक्चुअली क्या है कि ना संस्कृत ढंग से पढ़ी ना हिंदी पढ़ी, तो तुम्हें बस अंग्रेजी पढ़ने के चक्कर में, हाँ, जैसा नाम वैसे ही काम। ठीक, ये चीज इंटरकोस्टल मसल्स के केस में लागू होती है, यथा नाम तथा गुण। तो अपन ने कहा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब केज जाएगा बाहर। नाम क्या है? एक्सटर्नल। रिब केज को भेजता भी कहां है? बाहर। इंटरनल इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिब केज जाता है अंदर। नाम क्या? इंटरनल। और रिब केज को ले भी कहां गया? अंदर। ठीक, रिब केज पे हाथ रखो, सब लोग रखेंगे। जोर से सांस लो, दम लगा के। क्या रिबकेज बाहर आया? रिबकेज बाहर आया कि नहीं? जब रिबकेज बाहर आया तो बताओ कौन सी मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। जोर से सांस लो, नॉर्मली सांस छोड़ दो, रिबकेज पे हाथ रखे रहना। जब आपने नॉर्मली सांस छोड़ दी तो उस टाइम पे कौन सी मसल ने रिलैक्स किया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। जोर से सांस लो, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? सांस छोड़ दो। किसने रिलैक्स किया? किसने रिलैक्स किया? एक्सटर्नल। अब नॉर्मली सांस बाहर छोड़ दी, क्या और एक्सेलेशन कर सकते हो? करो जरा, और ज्यादा एक्सेलेशन। क्या एक्सेलेशन मतलब सांस लेना नहीं, निकालना। क्या कर रहे हो तुम? तो और ज्यादा एक्सेलेशन करो। जब और ज्यादा एक्सेलेशन किया तो रिबकेज और अंदर गया कि नहीं? रिबकेज और अंदर गया। अंदर ले जाने वाला कौन होगा? इंटरनल इंटरकोस्टल। कौन होगा? इंटरनल इंटरकोस्टल। यानी कि आप समझिएगा, ये आपकी जो थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में कैसे कैसे चेंजेस आने हैं। तो मैंने कहा कि थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो बच्चे आप मान लो सामने से देख करके, पहले अपन मान लेते हैं ये एक कंडीशन है। कंडीशन नंबर 2 ये है, और कंडीशन नंबर 3 ये हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या हुआ? कंडीशन नंबर 3। तो कंडीशन नंबर 1 ये, 2 ये, और 3 ये होता है। कंडीशन नंबर 1 पर बात करेंगे। 1 वाली कंडीशन है जब आपने फोर्सफुल एक्सेलेशन किया तब। 1 वाली कंडीशन है जब आपने क्या किया? फोर्सफुल एक्सेलेशन। 2 वाली ये कंडीशन है
जब आपने नॉर्मल एक्सेलेरेशन किया था तब, और 3 वाली कंडीशन है जबकि आपने यहां पर किया था इनहेलेशन। थर्ड में क्या किया था? इनहेलेशन। चाहे फोर्सफुल हो या नॉर्मल हो वो बाद में देखेंगे। तो अब यहां देखो कब कौन सी मसल काम करती है वो अपने को समझ में आना चाहिए। तो बच्चे, जब आप यहां से इधर की तरफ आ रहे होते हैं तो उस टाइम पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है ये क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट। बोलो समझ में आया? रिबकेज बाहर गया था ना, तो अपन ने कहा कि नॉर्मल एक्सेलेशन से जब हम इनहेलेशन में आते हैं तो ईआईसीएम क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट। वहीं पर जब आप इनहेलेशन से नॉर्मल एक्सेलेशन की तरफ आते हैं, इंटरकोस्टल मसल क्या करती है? रिलैक्स कर रही होती है। फिर आप देखिए, नॉर्मल एक्सेलेशन से जब आप फोर्सफुल एक्सेलेशन की तरफ जाते हैं तो उस टाइम पर इंटरनल इंटरकोस्टल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? इंटरनल इंटरकोस्टल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। वहीं पर जब आप यहां यानी कि फोर्सफुल एक्सेलेशन से नॉर्मल एक्सेलेशन वाली सिचुएशन पर गए तो उस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो इंटरनल इंटरकोस्टल है वो क्या करती है? रिलैक्स। तो बोलेंगे हरे से लाल वाले की तरफ गई तो क्या होगा? हरे से लाल वाले पे गई तो क्या? किसका? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का। अभी हम क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं कि बाहर निकाल रहे हैं? सांस ले रहे हैं। वहीं पर जब आप रिलैक्सेशन किसका? एक्सटर्नल का। सांस ले रहे हैं कि निकाल रहे हैं? निकाल रहे हैं। सांस क्या कर रहे हैं? बाहर छोड़ रहे हैं। फिर अपन ने कहा हरे से पीले वाले पे गए, तो हरे से पीले वाले पे जाने पर इंटरनल इंटरकोस्टल ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट। पीले से हरे वाले पे जब जाएंगे तो उस टाइम पर इंटरनल इंटरकोस्टल क्या करेगी? रिलैक्स। इंटरनल इंटरकोस्टल क्या करेगी? रिलैक्स। यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि क्या हम एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एक रिबकेज को खींचेगा बाहर, दूसरा खींचेगा अंदर, तो कोई मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम दोनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते हैं। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल रिबकेज को कहां ले जाता है? बाहर। इंटरनल इंटरकोस्टल ने रिबकेज को कहां लेकर के गया? अंदर। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, इंटरकोस्टल मसल में बच्चे आपने कहा कि ये इंटरकोस्टल मसल होती हैं दो टाइप की। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। पहले का नाम क्या है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। और अपने को ज्यादातर काम इसी से पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने कहा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में दो कंडीशन। पहला क्या होने वाला है? कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा क्या होगा? रिलैक्सेशन। हमने कहा कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन से रिब केज कहां जाता है? बाहर। और रिलैक्सेशन पर रिब केज कहां गया? अंदर। यानी कि जब यहां कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगा तो इसके कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से अब यहां पर क्या होने वाला है? तो आपने कहा कि जब ये कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन यहां पर होगा तो अब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी चेंज होगा। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होने वाला है? चेंज। तो अपन ने कहा कि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी यहां चेंज होगा। और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो चेंज होगा ये कौन से एक्सिस पर होगा? तो अब आप ध्यान दें, ये चेंज होगा बेटा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर। किस पर चेंज हुआ? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर चेंज हुआ। तो किस पे चेंज हुआ? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर। यानी कि ध्यान देंगे, हम बेड पे आराम से लेटे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारी चेस्ट में ऊपर और नीचे मूवमेंट हो रहा है। जब अगर ऊपर और नीचे मूवमेंट हुआ तो ये साइड वेंट्रल, और हम जब लेटे थे तो ये साइड क्या है? डॉर्सल है। ठीक, तो जो मूवमेंट हुआ वो तो डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ हुआ ना।
तो रिबकेज में जब मूवमेंट हो रहा होगा तो वो कौन से एक्सिस पर होगा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर होगा। वहीं पर दूसरा सेट ऑफ मसल आपके पास है इंटरनल इंटरकोस्टल, और ये इंटरनल इंटरकोस्टल जब काम करती है तो ये इंटरनल इंटरकोस्टल्स आप ध्यान रखेंगे कि ये केवल काम करेगी फोर्सफुल एक्सेलेशन में। जब अगर हम फोर्सफुल एक्सेलेशन करेंगे तो केवल तब काम आती है, नॉर्मल एक्सेलेशन के अंदर ये मसल काम नहीं आती। तो इंटरनल इंटरकोस्टल के बारे में अभी हमने बहुत डिटेल में बात नहीं की है, बाकी उससे पहले जितनी अपन ने बात की, ये कहानी समझ में आई? इसको एक बार लिखो, फिर हम समझते हैं कि इनहेलेशन एक्सेलेशन होता कैसे है। हाँ बेटा, एंटीरियर यानी कि टुवर्ड हेड, और पोस्टीरियर हुआ टुवर्ड एब्डोमेन। घुटनों के बल चले हो, जब चले तो खोपड़ी आगे थी कि पीछे? तो खोपड़ी की तरफ एंटीरियर। हाँ बेटा, नहीं आया ना? अभी समझेंगे ना। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, समझ में आएगा। आज वीकेंड है तो वीकेंड पे कुछ तो अच्छा सीख के जाओ, है ना?
लिख गया बेटा? आगे बढ़ें। बढ़े? चलिए, अब एक बार बेटा अपन समझेंगे कि ये दोनों प्रोसेस होती कैसे हैं। तो पहले अपन बात करते हैं इंस्पायरेशन के बारे में। तो आप मुझे बताएंगे, जब इंस्पायरेशन होगा तो उस टाइम पे जो इंट्रा पल्मोनरी एयर प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से कम होना चाहिए कि ज्यादा? तो इंट्रा पल्मोनरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस कंडीशन में एटमॉस्फियर से एयर कहां पर आएगी? लंग्स में। एटमॉस्फियर से एयर कहां आने वाली है? लंग्स में। तो एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है उसके कंपैरिजन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर अपने को क्या रखना है? कम। जब अगर ये प्रेशर कम रखना है तो इसको कम रखने के लिए हमको लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना होगा कि घटाना? तो अपन ने कहा कि लंग्स का वॉल्यूम यहां पर क्या करना है? इंक्रीज करना है। लंग्स के वॉल्यूम को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो हमने कहा कि इसके लिए लंग्स का वॉल्यूम क्या किया जाएगा? इंक्रीज। अब लंग्स का वॉल्यूम जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये कैसे इंक्रीज होगा इसको समझेंगे। तो मैं अब यहां डायग्राम लेने वाला हूं बेटा लेटरल साइड से। लेटरल साइड का मतलब हुआ कि अब हम यहां जो डायग्राम देखने वाले हैं, ये डायग्राम हम ऐसे देखने वाले हैं, ठीक? तो इधर पीछे अपने को क्या दिखाई देगा? वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के बाद फिर अपने को यहां पे आगे बेटा क्या दिखेंगी? रिब्स। तो आगे क्या मौजूद है? रिब्स प्रेजेंट। फिर आपने कहा कि यहां नीचे की तरफ है डायफ्राम, जो कि जब रिलैक्स्ड होता है तो उस टाइम पे डोम शेप्ड होता है। अब यहां इसी थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है हमारे लंग्स। तो हमारे लंग्स की पोजीशन हो गई ये क्या हुआ? हमारे लंग्स, ठीक? अभी यहां पर हम बात करेंगे कि यहां से अब इनहेलेशन होगा कैसे। तो इस बात को अपने को जरा समझना है। तो जरा आप देखेंगे, चलिए अब यहां देखेंगे कि भाई चेंज आना कहां है। तो यहां जो चेंज आएगा उसमें सबसे पहला जो काम करना है, दैट देयर विल बी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। तो कॉन्ट्रेक्शन किसके अंदर होना बेटा? डायफ्राम मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा।
तो आपने कहा कि यहां कॉन्ट्रेक्शन हुआ और ये कॉन्ट्रेक्शन किसमें है? डायफ्राम मसल्स में। जब डायफ्राम की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो इसकी वजह से डायफ्राम का शेप कैसा होना चाहिए? डायफ्राम मसल में कॉन्ट्रेक्शन से डायफ्राम का शेप कैसा हो जाता है? फ्लैट होगा ना। जब अगर डायफ्राम फ्लैट होने वाला है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये जो डायफ्राम था, ये डायफ्राम अब आपका कैसा हो रहा है बेटा? फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट हुआ देन इट मीन कि डायफ्राम की नई पोजीशन अब ये हो गई। डायफ्राम अब कुछ इस तरीके का हुआ। डायफ्राम के साथ कौन जुड़ा था? पैराइटल प्लूरा। और पैराइटल प्लूरा से कौन जुड़ा था? विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा किससे जुड़ा था? लंग्स से। तो रिजल्टेंट क्या होगा कि जब डायफ्राम जहां गया लंग्स के अंदर भी वैसा ही कुछ मूवमेंट आएगा। तो अब लंग्स की नई शेप कुछ ऐसी हो जाएगी। आप ध्यान देंगे लंग्स की पहले जो शेप थी, ये पहले वाली शेप कैसी थी? कुछ ऐसे करके। ये लंग्स की पहले शेप थी। पहले के कंपैरिजन में अब आप देखो बच्चे, इतना वॉल्यूम बढ़ा, ये वॉल्यूम बढ़ा। कौन से एक्सिस पे बढ़ा? तो हेड ऊपर है, एब्डोमेन नीचे है। तो ये एक्सिस कौन सा हुआ? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो आपने कहा कि इसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ लंग्स ये बढ़ता है इन एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। कौन से एक्सिस पर? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ लंग्स यहां पर बढ़ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ लंग्स कौन से एक्सिस पर बढ़ा? एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर वॉल्यूम ऑफ लंग्स यहां पर बढ़ा। वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ा तो बोलो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर कम हुआ तो एयर कहां आएगी? अंदर। अब आपने कहा कि अगली जो मसल यहां काम करने वाली है, इस मसल का नाम है बेटा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो आपने कहा कि अब जो मसल काम करेगी, इस मसल का नाम है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या करने वाली है वो जरा देख लेते हैं। तो हमने कहा कि यहां पर नाउ देयर विल बी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ईआईसीएम। तो कॉन्ट्रेक्शन किसका हुआ? ईआईसीएम का। अब जरा देखें, एक बार हम समझते हैं बच्चे पहले कि ईआईसीएम का अरेंजमेंट क्या है। तो अब आप देखो, अगर मैं इस रिब के बारे में बात करूं, ध्यान से देखेंगे, मैं अगर इस रिब के बारे में बात करता हूं तो इस रिब का ये वाला साइड कौन सा है? वेंट्रल। क्लियर ना। और रिब का बच्चे ये वाला साइड कौन सा है? डॉर्सल। नीचे वाली रिब का ये वाला साइड वेंट्रल और ये साइड डॉर्सल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो लगी होती है ना, ये कुछ ऐसे करके लगी है। यहां इससे जुड़ी और यहां इसके साथ जुड़ी। यानी कि ऊपर वाले रिब के कौन से? डॉर्सल साइड के साथ। और नीचे वाले, बोलो इतनी बात समझ में आई? पर इसे भूल जाना तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। यहां बस सिर्फ इतना याद रखना कि इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर ये रिब केज को कहां खींचेगी वाला है। तो अब यहां पे आपने कहा कि रिब केज के अंदर मूवमेंट कहां होने वाला है? ऊपर की तरफ। अब अगर बच्चे ऊपर की तरफ मूवमेंट होने वाला है तो इसका मतलब है कि अब रिब केज की जो पोजीशन है वो बदलेगी। पोजीशन जब बदली तो पोजीशन बदलने के अंदर हुआ क्या कि जो रिब केज है उसकी अब नई पोजीशन कुछ ऐसे करके हो गई। ये अब रिब केज की नई पोजीशन है। यहां पे रिब्स किसके अंदर है? थोरेसिक कैविटी की वॉल में। अगर रिब आगे गई तो थोरेसिक कैविटी की वॉल भी आगे गई। अगर वॉल आगे गई तो लंग्स को भी आगे जाना होगा। तो अब जब लंग्स आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अब लंग्स का वॉल्यूम चेंज होने वाला है। और लंग्स का जो वॉल्यूम चेंज होगा, ये वॉल्यूम कौन से एक्सिस में चेंज होगा? तो देखो वॉल्यूम इधर बढ़ाना कौन सा है बेटा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है। यहां पर आप देखिए डायफ्राम की वजह से
जो वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम कौन से एक्सिस में बढ़ा था बेटा? तो अपन ने कहा एंटेरो पोस्टीरियर। इधर अब जो वॉल्यूम बढ़ा वो ऐसे बढ़ा कि पहले इसकी पोजीशन कुछ ये थी। अब जो यहां वॉल्यूम बढ़ा वो कौन से एक्सिस में बढ़ा? डॉर्सो वेंट्रल में। जब ये वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर बढ़ा तो देखो ईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वॉल्यूम ऑफ लंग्स ये अब बढ़ेगा इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो कौन से एक्सिस पर बच्चे बढ़ा? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पर ये वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ा। जब ये वॉल्यूम ऑफ लंग्स यहां पर बढ़ा तो आप देखिए दोनों चीजों की वजह से वॉल्यूम ऑफ लंग्स बढ़ा। अब अगर ये वॉल्यूम बढ़ा तो आप समझिएगा, लेट से यहां प्रेशर है P, यहां पे प्रेशर हुआ P1, यहां प्रेशर है P2। क्या ज्यादा है, P की P2? ज्यादा कौन है, P या P2? बहुत बढ़िया, P या P2? ज्यादा कौन है, P। ध्यान रखें, यहां पे वॉल्यूम था V, यहां वॉल्यूम था V1 और यहां वॉल्यूम था V2। तो यहां क्या हुआ, V2 सबसे ज्यादा है ना? अगर V2 सबसे ज्यादा है तो यानी P2 सबसे कम होना चाहिए। तो यानी कि यहां पे प्रेशर क्या हुआ, कम। अब ये प्रेशर जो कम हुआ तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब ये प्रेशर सब एटमॉस्फेरिक है? क्या कहा जा सकता है कि ये प्रेशर सब मतलब कम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या है, कम है। ये प्रेशर क्या है, सब एटमॉस्फेरिक है। सब एटमॉस्फेरिक होने का मतलब है कि यहां जो प्रेशर है अगर आप उसे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में देखेंगे तो उसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी कि पॉजिटिव? फिर से सुनना, यहां पे एयर प्रेशर पल्मोनरी कैविटी यानी कि लंग्स के अंदर एयर प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम हो गया। तो अब अगर आप एटमॉस्फेयर से लंग्स को कंपेयर करेंगे तो एयर प्रेशर की वैल्यू निगेटिव में होगी कि पॉजिटिव? तो क्या मैं कह सकता हूं कि लंग्स में नेगेटिव एयर प्रेशर डेवलप हो गया? नेगेटिव एयर प्रेशर डेवलप हुआ तो इसको भरने की जरूरत है। अब अगर भरने की जरूरत है तो बाहर से क्या भेजो, एयर। यानी बाहर से अब क्या होगा, एयर जाएगी यहां पर अंदर। तो आपने कहा कि बाहर से जो एयर है वो कहां जाने वाली है, अंदर। आपने कहा कि यहां पर जब लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से आपने कहा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या हो जाएगा बच्चे, निगेटिव। तो आपने कहा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहां क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होने वाला है, निगेटिव। निगेटिव किसके रेफरेंस में, एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में हो रहा है। तो निगेटिव किसके रेफरेंस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में ये वैल्यू क्या हो गई है, निगेटिव। बोलो इतनी बात समझ में आई? एक्सेलेशन एकदम आसान, इसका ठीक उल्टा। यानी कि आपको क्या करना है, यहां पर ईआईसीएम का रिलैक्सेशन कराओ, ईआईसीएम का रिलैक्सेशन कराओ। रिलैक्सेशन की वजह से अब लंग्स यहां से इस पोजीशन में, यानी कि क्या हुआ, वॉल्यूम कम। कौन से एक्सिस पर कम हुआ, डॉर्सो वेंट्रल। फिर इसके बाद आप यहां से डायफ्राम मसल को रिलैक्स कराओ। जब डायफ्राम मसल रिलैक्स करेगी तो यहां से वॉल्यूम अब और कम। जब वॉल्यूम जितना कम होता जाएगा प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। यानी कि एक्सेलेशन के टाइम पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर निगेटिव होता है कि पॉजिटिव? यह एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। एक्सेलेशन के टाइम पर एयर प्रेशर एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में क्या होने वाला है बच्चे, पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो एयर यहां से जाएगी बाहर। यहां से एयर कहां गई, बाहर गई। क्या इतनी बात अपने को समझ में आई? लिखो इसे जल्दी से।
लिख गया बेटा? आगे बढ़े। चलिए देखिए, जैसे बेटा अपन ने बात की इंस्पायरेशन की, क्या मुझे वापस से एक्सपायरेशन समझाने की जरूरत है? नहीं, फिर से सुनेंगे। जब आप इंस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पे डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि रिलैक्स? डायफ्राम फ्लैट होगा कि डोम शेप? डायफ्राम के वॉल्यूम में चेंज, जो लंग्स के वॉल्यूम में चेंज है वो कौन से एक्सिस पर आएगा? एंटीरियर पोस्टीरियर। ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ईआईसीएम किसके बीच में है? रिब्स के बीच में है। अपन ने कहा कि जब जो है डायफ्राम और ईआईसीएम दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम, और एयर का क्या हुआ? इनहेलेशन। अब यहां देखिए, क्या इंस्पिरेशन में दोनों मसल ने कॉन्ट्रेक्शन किया? यस। तो क्या मैं इंस्पिरेशन को एक्टिव कहूं या पैसिव? कैसा कहा जाएगा? एक्टिव। तो एनसीईआरटी कहती है कि इंस्पायरेशन जो है ये बच्चे एक्टिव प्रोसेस है। इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव। तो हमने कहा कि इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, और इस एक्टिव प्रोसेस के अंदर यहां पे क्या होने वाला है? मसल के जस्ट अपोजिट क्या होगा? एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन के जस्ट अपोजिट क्या हुआ? एक्सपायरेशन हुआ। एक्सपायरेशन में आपने कहा कि यहां पर जो पल्मोनरी एयर प्रेशर है, ये पल्मोनरी एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो पल्मोनरी एयर प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। तो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर से ज्यादा रहेगा। फिर आपने अगली बात कही कि जो एक्सपायरेशन है इसके अंदर डायफ्राम की मसल कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स? डायफ्राम मसल इसके अंदर रिलैक्स। और डायफ्राम का शेप कैसा? डोम शेप। तो अपन ने कहा कि डायफ्राम कैसा होने वाला है? डोम शेप्ड होगा। फिर आपने कहा डायफ्राम पर कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स, और इसकी वजह से जब ईआईसीएम रिलैक्स हुआ तो रिब केज वापस से नॉर्मल। तो अब क्या हुआ कि रिब केज विल बी बैक टू नॉर्मल। तो रिब केज वापस से लौट करके नॉर्मल पोजीशन पर। जब ये रिब केज वापस से लौट करके नॉर्मल पोजीशन पर आया तो यहां पर क्या हुआ कि वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? घटा। वॉल्यूम घटने की वजह से प्रेशर बढ़ा। यहां पर एक्सपायरेशन में मसल कॉन्ट्रेक्शन हुआ कि रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन होने की वजह से ही हम इसे बोलते हैं कि पैसिव प्रोसेस है। कैसी कही जाती है? पैसिव प्रोसेस। क्यों कहा पैसिव प्रोसेस? क्योंकि इसके अंदर मसल का कॉन्ट्रेक्शन नहीं हुआ, यहां पे मसल का क्या हुआ? रिलैक्सेशन। तो मसल का रिलैक्सेशन होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? पैसिव प्रोसेस कहा जाता है। ये तो बात हुई बच्चे नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में। नॉर्मल के बाद अब एनसीईआरटी आगे बात करती है फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में। तो यहां आप देखिए, ये जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो फोर्सफुल ब्रीदिंग में देखो दो स्टेप होंगे ना। पहला तो फोर्सफुल इनहेलेशन होगा। पहला और क्या होगा? फोर्सफुल इनहेलेशन, यानी कि अपने को जोर से सांस लेनी पड़ेगी। और दूसरा काम क्या होगा? फोर्सफुल एक्सेलेशन, यानी कि जोर से सांस अपने को बाहर छोड़नी होगी। यहां फोर्सफुल इनहेलेशन के टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो फोर्सफुल इनहेलेशन में देखो डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स,
कॉन्ट्रैक्ट, ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट की रिलैक्स। तो नॉर्मल और फोर्सफुल में अंतर क्या रहा? तो अंतर इतना है कि यहां पर जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा फोर्सफुल एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, यानी कि यहां जो टाइम है वो कंपैरेटिवली क्या रहेगा बच्चे? ज्यादा। वहां कॉन्ट्रैक्शन में टाइम लगा कम, जबकि यहां कॉन्ट्रैक्शन में टाइम लगेगा ज्यादा। देखो नॉर्मली जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं तो हमें एक बार के ब्रीद इन में लगभग 2 सेकेंड का टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड। वहीं पे जब हम जोर से सांस लें तो यही टाइम लगभग 3 से 4 सेकेंड के आसपास पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्यूरेशन क्या हुआ? बढ़ा, और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा फोर्सफुल रहा। अब आप देखिए, जब आप बात करते हैं फोर्सफुल एक्सेलेशन के बारे में, तो पहले तो आप फोर्सफुल इनहेलेशन से नॉर्मल एक्सेलेशन वाली पोजीशन में आए, तब ये दोनों क्या कर जाएंगे? रिलैक्स। और फिर इसके बाद यहां फोर्सफुल एक्सेलेशन में एक तो काम कौन करेगा? आईआईसीएम। आईआईसीएम क्या करने वाली है? कॉन्ट्रैक्ट। आईआईसीएम ने काम किया, और आईआईसीएम क्या करती है बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब आईआईसीएम ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो इसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब आईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो आईआईसीएम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि आईआईसीएम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिपकेज और ज्यादा अंदर जाएगा। साथ में यहां पे कुछ एब्डोमिनल मसल भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एब्डोमिनल मसल्स। ये जो एब्डोमिनल मसल्स यहां पर पाई जाती हैं, ये होती हैं एब्डोमेन की वॉल में, और इनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। एब्डोमेन की वॉल में इनके अंदर भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, तो इनके अंदर भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे आसपास परिवार में अगर मेरे जैसे बड़े पेट वाला कोई भी होगा, तो उसको जब भी अगर फोटो खिंचाना होगा, ठीक, तो फोटो खिंचाने के लिए बोलते हैं पेट अंदर करो। ठीक, और उसने अगर ज्यादा अंदर कर रखा होगा तो तुम उसको क्या बोलते हो? अब सांस तो ले लो। तो यहां जो मसल है इसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल मसल। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल मसल कहते हैं। ये समझिए बेटा, ये एब्डोमिनल मसल जब अंदर जाती है तो सारे विसरल ऑर्गन भी अंदर की तरफ पुश हुए। बोलो हुए कि नहीं? अब इनका अपना एक वॉल्यूम तो है ना, तो ये अंदर की तरफ जब जाएंगे तो इट्स यानी कि एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो डायफ्राम को कहां पुश करेंगे? ऊपर। डायफ्राम और ज्यादा डोम शेप, डायफ्राम अगर और ज्यादा डोम शेप तो यानी कि और ज्यादा एयर बाहर। तो आपके पास फोर्सफुल एक्सेलेशन में काम कौन कौन सी मसल आती हैं? दो। एक तो काम आती है आईआईसीएम, और दूसरी काम आती है एब्डोमिनल मसल। समझना, बहुत लेमैन लैंग्वेज में हम एब्डोमिनल मसल को वेस्टिजियल बोल देते हैं। ह्यूमन के केस में कहते हैं ना कि एब्डोमिनल मसल वेस्टिजियल है। हमारे केस में एब्डोमिनल मसल पूरी तरह वेस्टिजियल नहीं होती। हमारे लोअर एब्डोमेन में यहां एक पायरीफॉर्म या पायरीफॉर्म नाम था, पिरामिडिफॉर्म, पायरीफॉर्म मसल पाई जाती है, तिकोनी सी होती है। वो अकेली मसल है जो वास्तव में वेस्टिजियल होती है। आप सोचें अगर एब्डोमिनल मसल वास्तव में वेस्टिजियल होती तो क्या आप एब्डोमिनल मसल को यूज कर पाते? नहीं। हालांकि एब्डोमिनल मसल का हमारे लिए अब कोई काम नहीं रह गया, तो इसलिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं करते, तो हम एक जनरल सेंस में बोल देते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। पर अगर कहा जाए क्या पूरी तरह वेस्टिजियल है? नहीं, ये पूरी तरह वेस्टिजियल नहीं होते। अगर वेस्टिजियल होते तो फिर आप इन पे कंट्रोल कर ही नहीं सकते थे। अपना पेट अंदर खींचो। कर सकते हैं? कान हिलाओ, कोशिश करो। हिलेगा क्या? ये वेस्टिजियल है। ईयर पिन्ना की मसल ये वेस्टिजियल है। हम अगर चाहें तो भी चाह के कर पाए? नहीं ना, यानी कि वेस्टिजियल है। जबकि एब्डोमिनल मसल्स पूरी तरीके से वेस्टिजियल नहीं होती हैं। केवल एब्डोमिनल मसल में एक मसल है जो कि वेस्टिजियल होती है। तो फोर्सफुल एक्सेलेशन में अगर मैं बात करूं तो ये प्रोसेस बच्चे एक्टिव रही या पैसिव? सोच के बताना, ये कैसा है? एक्टिव। नॉर्मल इनहेलेशन एक्टिव या पैसिव? नॉर्मल एक्सेलेशन
पैसिव ना। फिर आपने कहा फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सेलेशन, एक्टिव रहा। अब हम क्या करेंगे, देखो अपन इस बोर्ड पे तो यूट्यूब खोल नहीं सकते, बाकी हमें पता है यूट्यूब नाम का एक ऐप होता है, उस पे ऐप पे आप टाइप करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्या टाइप करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्लास के बाद, ठीक। हार्डली 1 से 1.5 मिनट का वीडियो आपको शुरुआत में एक दिखाई देगा जिसमें रिब केज वगैरह सब दिखाए हैं। एक बार उसे ध्यान से देखेंगे और उसमें देखेंगे कि डायफ्राम और रिब केज में मूवमेंट कैसे हुआ, जिससे अगर आपको चीजें कहीं विजुलाइज करने में दिक्कत हो रही है तो वो आपका विजुलाइजेशन वाला पार्ट भी कंपैटिबली बेहतर हो जाएगा। और फिर भी जब समझ में ना आए तो फिर मोबाइल लेके मेरे पास आ जाना, ठीक। क्योंकि मैं जब अगर तुम्हें मोबाइल दिखाऊं या तुम मुझे दिखाओ तो कोई कॉपीराइट लागू नहीं होता, ठीक। जब अगर किसी कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे करते हैं तब कॉपीराइट लागू होता है, तो अपन तब आराम से समझ लेंगे। अभी इतनी बात समझ में आई। चलिए आज के लिए बच्चे अपन रखते हैं इतना, अब बाकी हम बात करेंगे मंडे को। फोर्सफुल इनहेलेशन में नहीं, एब्डोमिनल मसल का काम नहीं है। क्या होगा, एब्डोमिनल मसल बेटा जब रिलैक्स होगी तभी तो एब्डोमेन बाहर निकलेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन एब्डोमेन। तो ये जो एडिशनल मसल है, जब इंस्पिरेशन होता है तो ये मसल और ज्यादा रिलैक्स करेगी, और एक्सपिरेशन होगा तब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। हाँ, फोर्सफुल जब इनहेलेशन की बात की जाएगी तो केवल ईआईसीएम और डायफ्राम, ये दो चीजें काम आएंगी। चलो एक बार बाहर आ जाओ बेटा।